आवेश नहीं होता है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर विद्युत स्थिर विद्युत का। तो इसमें प्रारंभ में ये लिखा है यहाँ पे, प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ ले लें, शुरू में उदासीन होगा। उदासीन मतलब उसमें कुल आवेश 0 होगा। तो प्रारंभ में कोई भी आवेश उदासीन होता है। उदासीन यानी उसमें जो कुल आवेश है, उसमें कुल आवेश जो होगा वो 0 होगा। तो उदासीन को इंग्लिश में न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल होगा। और तथा अनावेशित होता है, तथा अनावेशित, जिसको हम अनचार्ज कहते हैं, होता है। उसमें कुल धन आवेश तथा कुल ऋण आवेश समान होता है। जो उदासीन पदार्थ होते हैं उसमें, उदासीन पदार्थ में कुल धन आवेश तथा कुल ऋण आवेश समान होते हैं, जिसकी वजह से परिणामी आवेश जो कुल आवेश है वो 0 हो जाता है। जिसकी वजह से कुल आवेश 0 हो जाता है। जब किन्हीं दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम बल से संबंध होते हैं। जैसे दो पदार्थ हैं और उनको आपस में जब रगड़ते हैं तो एक पदार्थ में से जिसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम बल से संबंध होते हैं, दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इससे पहले मतलब जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो एक पदार्थ में से जिसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम बल से संबंध होते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें कम बल से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आकर्षण नहीं है, तो इसको छोड़ के दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। क्या कह रहा है कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें कम बल से बंधा होगा, तो छोड़ के दूसरे वाले में चला जाएगा। इसलिए पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से वो धन आवेशित हो जाता है। पहले पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो धन आवेशित हो जाता है, तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कारण ऋण आवेशित हो जाता है। पहले जैसे ये ए है और एक बी है, ए से इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कम बंधा था, बहुत तेज़ से बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बंधा था, उतना ज़्यादा बंधा नहीं था, तो छोड़ के किस में चला जाएगा, बी वाले में। तो क्योंकि यहाँ से चला जाएगा तो जो देगा वो धनी हो जाएगा, तो ये वाला आवेश धनी हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला ऋणी हो जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धन हो जाता है, जिसमें जाते हैं वो ऋण हो जाता है, क्योंकि देगा वही जो धनी होगा। इसलिए पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से वो धन आवेशित हो जाता है, तथा दूसरा पदार्थ में जो दूसरा पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से वो ऋण आवेशित हो जाता है। अच्छा, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेशित हो जाती है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ याद रखने की बात है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेशित हो जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए वो धन आवेशित हो जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में आते हैं वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसलिए ऋण आवेशित हो जाती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऋण आवेशित हो जाएगी, लेगा वही जो ऋणी होगा। एक वस्तु पर जितना आवेश होता है दूसरी वस्तु पर उतना ही विपरीत प्रवृत्ति आवेश होता है। एक वस्तु में अगर इसमें धन आवेश +2 कूलम का है तो इसमें ऋण आवेश -2 कूलम का होगा।
जब आवेश ट्रांसफ़र होते हैं, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते हैं, एक वस्तु जो धन आवेशित होती है उतना ही दूसरी वस्तु ऋण आवेशित होती है। तो जितना एक वस्तु धन आवेशित होगी, जब दो वस्तु को घिसेंगे, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब आवेश जाएगा तो एक वस्तु जितना धन आवेशित होगी उतना ही दूसरी वस्तु ऋण आवेशित होगी। ठीक है। उदाहरण के लिए जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। कांच की छड़ है और उसको किससे रगड़ते हैं? रेशम से रगड़ते हैं। रेशम से रगड़ने पे क्या होता है? कांच से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये कांच है और ये रेशम है। तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये कांच धन आवेशित हो जाएगा और रेशम ऋण आवेशित हो जाएगा। धन उतना ही होगा जितना यहाँ धन होगा उतना यहाँ ऋण हो जाएगा। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ को फलालेन या फर बिल्ली के पंख से रगड़ने पे इलेक्ट्रॉन बिल्ली के पंख से कहाँ चले जाते हैं? एबोनाइट पे। तो एक फर और एक एबोनाइट है, एबोनाइट राड है। तो इसको कैट फर कहते हैं। कैट यानी बिल्ली का फर, पंख। तो जब इन दोनों को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैट फर से एबोनाइट की छड़ को रगड़ने से फालेलन से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट पर आ जाते हैं। तो कैट की बिल्ली के पंख से, फर से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट पे आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉनों के अधिकता कारण इसमें एबोनाइट में जा रहे हैं, ले रहा है तो ऋणी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक हो जाएंगे, और ये दे रहा है धनी हो जाएगा, देगा वही जो धनी होगा। नोट डाल के यहाँ पे लिखने की बात है। नोट: इस प्रकार रगड़ने से प्राप्त आवेशित वस्तुओं में एक वस्तु पर जितना आवेश होता है दूसरी वस्तु पर उतना ही विपरीत आवेशित होता है। तो जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर जितना धन आवेश होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश होगा। तो ये जब हम रगड़ रहे हैं दो वस्तुओं को, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक वस्तु पे जितना धन आवेश होगा दूसरी वस्तु पे उतना ही ऋण आवेश होगा। वस्तु पर आवेश का परीक्षण आगे देखते हैं। वस्तु पर आवेश का परीक्षण। अब हम आवेश का परीक्षण करने जा रहे हैं कि किसी भी वस्तु में आवेश है कि नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। डिटेक्शन यानी परीक्षण, काहे का? चार्ज यानी आवेश का। तो आवेश का किसी भी बॉडी यानी वस्तु, आवेश का हम परीक्षण कर रहे हैं किसी भी वस्तु में। तो परीक्षण किसकी वजह से होता है, काहे से परीक्षण होता है? तो एक होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। क्या होता है ये देखें।
स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इसमें स्वर्ण की पत्ती लगी होती, सोना की पत्ती, तो स्वर्ण पत्र इससे बोल रहे हैं। और विद्युतदर्शी, इसको इंग्लिश में गोल्ड लीफ, गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसमें पीपल की चकती होती है ऊपर, पीतल की, इसमें एक ऊपर से पीतल की चकती होगी। यहाँ पे कुछ अलग एक ढक्कन होगा, मतलब यहाँ पे कुछ अलग ढक्कन होगा। ये पीतल की छड़ होगी, ये पीतल की चकती है, एक प्लेट, यहाँ पे कुछ अलग ढक्कन है, और ये पीतल की छड़ है। और यहाँ पे धातु पन्नी है, ये कांच की बोतल है, और यहाँ पे भू से संपर्क कर दिए हैं इसको। इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु में आवेश है कि नहीं है, ये एक ऐसा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आवेश का परीक्षण करता है कि अगर इस वस्तु में ये अगर कोई वस्तु है इसमें आवेश है कि नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लाए, ये रॉड मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ले आए, तब इसमें आवेश है कि नहीं है ये बता देता है कौन, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ये बता देता है कि हाँ इसमें आवेश है। तो किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है अथवा नहीं, यदि वस्तु आवेशित है तो उस पर आवेश किसी प्रकृति का है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक, इसका परीक्षण स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी द्वारा किया जाता है। अगर ये रॉड है, इस पे आवेश है कि नहीं है, यदि आवेशित है तो आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी द्वारा पता चल जाता है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की संरचना प्रदर्शित है। इसमें कांच की बोतल के मुंह पर लगे कुचालक ढक्कन से होकर, कांच की बोतल है उसके मुंह पे कुचालक ढक्कन लगा है, और पीतल की छड़ लगी होती है, यहाँ पे एक पीतल की छड़ होगी। छड़ के निचले सिरे पर, ये छड़ के निचले सिरे पर दो सोने के दो पत्र लगे होते हैं, पट्टी, सोने की दो पट्टी लगी रहती हैं। इसके ऊपरी सिरे पर पीतल की चकती लगी होगी, सबसे ऊपर एक पीतल का ढक्कन लगा होगा जिसको चकती बोल रहे हैं। कांच की बोतल होगी, और कोई आवेश हम यहाँ पे ले आएंगे, जैसे ये रॉड है, इसमें आवेश है कि नहीं है, इसको ले आके यहाँ टच कराएंगे तो ये आवेशित है कि नहीं है, ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, इसको देखते हैं। बोतल की दीवार पर एक और धातु की पन्नी लगाकर उसका संपर्क पृथ्वी से करा दिया जाता है। बोतल की ये जो दीवार है इसका संपर्क कहाँ से करा दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है, ग्राउंड से। ऐसा करने से स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सुग्राहिता बढ़ जाती है। ऐसा करने से जो स्वर्ण पत्र है, जो ये पट्टी है सोने की, इसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। जिस वस्तु या क्षण पर आवेश की उपस्थिति अथवा आवेश की प्रकृति ज्ञात करनी होती है उसे आवेशित अथवा अनावेशित स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की चकती से स्पर्श कराते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आवेश है कि नहीं है, उपस्थित है कि नहीं है, अब मुझे ये ज्ञात करना है।
हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु में किसी भी क्षण में आवेश है उपस्थित कि नहीं है। किससे पता कर सकते हैं? ये स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी से। तो किसी भी क्षण पे कोई भी क्षण आवेशित है या नहीं है, अगर ये ज्ञात करना है तो उसे आवेशित तथा अनावेशित स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चकती से स्पर्श कराते हैं। तो कहाँ, ये जो चकती है इससे जाकर टच करा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं, अथवा बिना स्पर्श किए चकती के पास लाते हैं। या तो सीधे टच करा देंगे या तो इसके पास ले आएंगे, टच न कराएंगे। तथा स्वर्ण पत्रों के फैलाव का निरीक्षण करके, और जब यहाँ हम ले आके टच करा देंगे या तो इसको टच ना कराएंगे, इसके बस पास ले आएंगे, तो इसमें क्या होता है, ये स्वर्ण पत्री जो हो जाती हैं फैल जाती है। यहाँ से जैसे टच करा दिए तो जो आवेश यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड को ले आए और इसे टच करा दिए, और रॉड में धन आवेश था, तो ये धन आवेश यहाँ आ जाएगा और यहाँ पिस्टल्स की पत्ती से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब ये धन यहाँ पहुँच जाएंगे दोनों सोने की पत्ती में। तो धन और धन क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो सोने की पत्ती क्या होगी, ऐसे फैलेगी। तो यहाँ ये जो कोण है, ये कोण हम नाप लेंगे। जितना ज़्यादा ये पत्ती का फैलाव होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आवेश आया होगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे आवेश आया होगा उतना ज़्यादा पत्ती का फैलाव होगा। अच्छा, तो अगर हम टच करा देते हैं, इसको टच करा देते हैं पूरा ले आके, तो जो आवेश यहाँ है वही आवेश यहाँ पे पहुँच आएगा। लेकिन अगर टच नहीं कराते हैं तो ये धन आवेश अगर है तो इसमें ऋण आवेश उत्पन्न कर लेगा। तो अगर टच न कराएंगे तो ये धन आवेशित अगर है तो यहाँ ऋण आवेश प्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाएगा। इसको देख के इसमें उत्पन्न हो जाएगा, इसको प्रेरणा मिलेगी उत्पन्न करने की। कैसे? जैसे ये धन आवेशित है, अब इस चकती से हम स्पर्श नहीं कराए अगर, तो क्योंकि चकती में तो परमाणु वगैरह होंगे ना, पदार्थ है तो परमाणु होंगे। पदार्थ तो क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये इसके ऋण आवेश को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और धन वालों को दूर भगा देगा। तो इसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे और यही ऋण आवेश ये पीतल की पट्टी होते हुए यहाँ सोने की पट्टी के पास आ जाएंगे और ऋण उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर हम पूरा सीधे टच करा देते हैं तो धन आवेश, अगर हम टच कराएंगे तो जो आवेश इस रॉड में होगा वही यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अगर टच नहीं कराते हैं, दूर बस उसके पास ले जाते हैं, तो विपरीत आवेश उत्पन्न होगा और वो उत्पन्न होके यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ तक पूरे ये रॉड लगी है ना, तो सब में उत्पन्न हो जाएगा और ये प्रतिकर्षण करने लगेंगे, प्रतिकर्षण से दूर हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा ये दूर होंगे, ये कोण हम नाप लेंगे कितना प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, ज़्यादा कोण बनेगा तो ज़्यादा आवेश होगा। तो किसी भी वस्तु में कितना आवेश है ये हम उसका मान भी बता सकते हैं कि कितना आवेश है, तथा दो अगर वस्तुएं हैं तो उनके आवेश की तुलना भी कर सकते हैं। अगर दो रॉड मान लेते हैं, रॉड ए रॉड बी, तो अगर एक रॉड में θ1 कोण यहाँ पे फैला और दूसरे रॉड की वजह से θ2 कोण फैला, तो अगर पहले का फैलाव ज़्यादा हो रहा था तो पहले में आवेश ज़्यादा है और दूसरे में कम है। तो दो रॉड में आवेश ज़्यादा है कम है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। किससे? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से। ये इसका महत्व है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी द्वारा आवेश का परीक्षण। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी द्वारा
आवेश का परीक्षण। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है, उससे हम आवेश का परीक्षण करने जा रहे हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी पर आवेश। पहला, अगर आवेश अनावेशित है तो फैलाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फैलाव का बढ़ना, अगर अनावेशित है तो वस्तु पर चकती से स्पर्श कराने पर अथवा बिन स्पर्श कराए पास लाने पर स्वर्णपत्रों में फैलाव में कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो वो आवेश उदासीन है या अनावेशित है। अगर फैलाव बढ़ रहा है चकती का तो आवेशित है। अगर धन आवेशित है स्वर्णपत्र विद्युतवर्ती पर और फैलाव बढ़ रहा है तो धन आवेशित, फैलाव घट रहा है ऋण आवेश। अब हम समझते हैं चालक तथा कुचालक या विद्युत रोधी। चालक तथा कुचालक या कुचालक को हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। तो चालक जिनको हम कंडक्टर कहते हैं और कुचालक जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं या इसी को विद्युत रोधी, ये क्या होते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। ये हमें सबको पता है कि हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में धनात्मक आवेशित नाभिक के चारों ओर और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन निश्चित दीर्घायु या लगभग वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। हमें जानते हैं कि हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में धन आवेश नाभिक के चारों ओर, जो धन आवेश होंगे ये नाभिक के पास होंगे। परमाणु में धनात्मक आवेशित नाभिक के चारों ओर और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभिन्न निश्चित दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप कक्षाओं में होते हैं अत्यंत तीव्र बलों द्वारा बधे होते हैं अतः इन्हें परमाणु से आसानी से अलग करना संभव नहीं होता। इनके आवेशों को बद्ध आवेश कहते हैं। इसके विपरीत वे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में होते हैं अपेक्षाकृत कम बल द्वारा नाभिक से बधे होते हैं तथा इन्हें परमाणु से आसानी से विलय किया जा सकता है। इन्हें संयोजन, बैलेंस या मुक्त या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक सरलता से गति कर सकते हैं। समझें आप, चालक तथा कुचालक हर पदार्थ में, क्या हर पदार्थ जो है, जैसे यही पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है, काहे से मिलकर बना है? परमाणु से। तो हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, ठीक है। जैसे ये चालक ही है, अब ये इसमें छोटे छोटे परमाणु होंगे। अब परमाणु में धनात्मक आवेशित नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभिन्न दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूम। अब परमाणु में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? नाभिक होगा। नाभिक में धनात्मक आवेश होंगे और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ये घूमते रहेंगे एक निश्चित
दीर्घ वृत्ति या लगभग वृत्ति कक्षाओं में, लगभग ये वृत्ति ये कक्ष कहलाते हैं, इस कक्ष में घूमते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप कक्षाओं में होते हैं। जैसे यहाँ पे ये नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक, ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहते हैं, नाभिक के समीप रहते हैं, वो तीव्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से बल से बंधे होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को, इन आवेशों को बाउंड चार्ज कहते हैं या बद्ध आवेश कहते हैं। जो नाभिक के पास होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बद्ध आवेश कहते हैं। इसके विपरीत वो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होते हैं, जैसे यहाँ, वो उनमें कम बल लगता है, वो कम बल से बंधे होते हैं। इन्हें परमाणु से आसानी से अलग किया जा सकता है। इनमें कम बल रहता है। जो ये मान लीजिए बाहरी कक्ष है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कम बल लगेगा, तो इनको हम आसानी से हम निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। विलग यानी अलग कर देना। इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो आसानी से अलग हो जाते हैं, थोड़ी सी इनको ऊर्जा मिलती है, ये निकल लेते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को संयोजी या वैलेंस या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक सरलता से गति कर सकते हैं। अब यहाँ से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो पास में इसके नहीं है, जिसमें कम बल लग रहा है आकर्षण, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको छोड़ के मुक्त हो सकता है। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिनमें कम बल लगता है। ये इलेक्ट्रॉन बद्ध आवेश है, बहुत तेज़ी से पास में है तो खींचा रहेगा, क्योंकि धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है। धन और ऋण आवेश में आकर्षण होता है, और ये मुक्त हो सकता है, इसमें उतना ज़्यादा आकर्षण नहीं होगा, दूर है। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से दूसरे परमाणु तक आसान, और इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये थोड़ी सी इनको ऊर्जा मिली, छोड़ के निकल लेते हैं और सरलता से गति कर सकते हैं। किसी पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह पदार्थ में उपस्थित मुख्य इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है। किसी पदार्थ में जो विद्युत आवेश का जो प्रवाह होगा, मतलब विद्युत आवेश का प्रवाह मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी बहना जो होगा, आवेश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के, जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी गति के कारण होता है। अगर ये तेज़ी से गति कर रहे हैं, जैसे किसी भी पदार्थ में, मान लेते हैं ये पदार्थ है, तो आवेश का जो प्रवाह होगा पदार्थ में उपस्थित, ये जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसकी गति के कारण होगा। अगर इस पदार्थ में धारा बहानी है तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके बहने की वजह से होगा। इसमें धारा बहेगी, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहेंगे उसकी वजह से। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आवेश को चलाने का कार्य करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हैं कि ज़्यादा हैं, उसके आधार पर हम पदार्थ को बांटने जा रहे हैं। देखिए, केमिस्ट्री में पदार्थ को बांटने का तरीका अलग है, और भी चीज़ों में अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम पदार्थ को बांट रहे हैं वो हम किसके आधार पर बांट रहे हैं? हम यहाँ पे जो पदार्थ को बांट रहे हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बांट रहे हैं, कि पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर पदार्थ को बांट रहे हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उसको हम चालक कहते हैं। तो चालक क्या होगा? चालक, जिसको हम इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं, दूसरा कुचालक,
या इसी को विद्युत रोधी, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं, तो वो पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे उन्हें कंडक्टर, जिसमें बहुत कम होंगे उन्हें इंसुलेटर या कुचालक कहेंगे। अच्छा, चालक क्या होते हैं? तो पहला पढ़ने जा रहे हैं चालक। धातुओं, जितने भी धातु होते हैं वो सब चालक होते हैं, उनमें धारा बहती है। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, इनमें अपेक्षाकृत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। जितने भी चालक होते हैं ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनमें विद्युत का चालन बड़ा आसानी से होता है। ये पदार्थ चालक कहलाते हैं। इनमें आवेश देने पर तुरंत इनके आवेश बाहरी पृष्ठ में फैल जाता है। इनको अगर थोड़ा सा आवेश दे दिए हैं तो पूरे बाहरी पृष्ठ में फैल जाएगा। तो जितने भी धातु होते हैं ना, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। जितने भी धातु होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें चालन संभव होता है। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः इसमें चालन संभव होता है। बड़े आसानी से विद्युत चालन हो जाता है। किनमें? धातुओं में। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत पाए जाते हैं। इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन चल देते हैं। और ये पदार्थ चालक कहलाते हैं। इन्हें आवेश देने पर वह तुरंत इनके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। अगर हम चालक में आवेश देंगे तो ये बाहरी सतह पर फैल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। जैसे ये बाहरी पृष्ठ है। ये अगर हम इनको आवेश देंगे ना तो ये बाहरी पृष्ठ पर यहाँ फैल जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा, इनके बाहरी सतह पर रहेगा। इस सतह को पृष्ठ भी बोलते हैं। जबकि कुचालक की अगर बात करें, चालक में तो आवेश दे दिए तो कहाँ पहुँच जाएगा? इनके सतह पर, इनकी बाहरी इस सतह को पृष्ठ भी बोल रहे हैं। लेकिन दूसरा, अगर हम कुचालक की बात करें या इसी को विद्युत रोधी की बात करें, वो पदार्थ जैसे लकड़ी, जिसमें करंट न बहे, जिसमें धारा न बहे, विद्युत धारा, हमने जो मटेरियल को विभाजन किया है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो चालक है, कम है तो कुचालक है। जैसे कम है, जैसे लकड़ी, एवोनाइट, तो लकड़ी, एवोनाइट से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या होंगे भी न के बराबर होंगे। तो न के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको हम विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। इनमें चालन संभव नहीं, इसमें धारा नहीं बह सकती है। इनके किसी भी बिंदु पर आवेश देने पर वह आवेश उसी बिंदु पर बना रहता है। इसमें अगर आवेश दे दिए तो ये चलेगा नहीं, एक ही जगह पर रखा रहेगा, क्योंकि इसमें धारा बहती नहीं, इसमें आवेश बहते नहीं। इसके उदाहरण लकड़ी, ये मार्कर भी है, इसमें धारा नहीं बहेगी। कोई भी चीज़, यह भी जानिए, कुछ और चीज़ें जानिए, यह भी जानिए। क्या? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न बहुत कम होते हैं। कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत कम होते हैं, एवरेज रहते हैं। तो वो पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत कम हो न बहुत ज़्यादा हो, उनको हम अर्धचालक कहते हैं।
इनमें साधारण ताप तथा निम्न ताप पर विद्युत चालन संभव नहीं होता है। इनमें सामान्य ताप पर या कम ताप पर, जैसे ये इस रूम का जो तापमान है, या इससे कम ताप पर विद्युत कभी नहीं बह सकती। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं ना बहुत कम होते हैं, तो इसमें विद्युत बहना उतना पॉसिबल नहीं, उतना संभव नहीं है। लेकिन उच्च ताप पर अगर बहुत ज़्यादा तापमान मिल जाए तो विद्युत चालन इनमें संभव हो सकता है। अगर हम तापमान बढ़ा दें इन मटेरियल में, विद्युत आसानी से बहने लगती है। ताप बढ़ाने पर विद्युत चालन संभव हो जाता है। तो ये मटेरियल कौन से होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो? ये होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें साधारण ताप या निम्न ताप पर चालन संभव नहीं होता, लेकिन उच्च ताप पर इसमें विद्युत चालन संभव हो जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं? अर्धचालक, जिसमें न इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो, औसत हो, एवरेज। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। इसके उदाहरण क्या हैं अर्धचालक के? सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अब दोनों में अंतर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, चालक और कुचालक, इसको विद्युत रोधी कहते हैं।